अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता 2 दिनों से कौमी असम्बली का इजलास शोर शराबे और हंगामा आराई की नजर हो रहा है। गुज़िश्ता रोज और आज असम्बली में जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है और इन 2 दिनों में असम्बली की कार्रवाई में रुकावट अपोजिशन नहीं बल्कि खुद हुकूमती अराकीन बने हुए हैं। पहले वजीर खजाना शौकत तरीन की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, फिर गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को बजट तकरीर नहीं करने दी गई। इजलास पहले 20 मिनट के लिए मुलतवी हुआ और फिर पूरे दिन की कार्रवाई आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज असम्बली में कल से भी ज्यादा हंगामा आराई देखी गई, जिसमें हुकूमती अराकीन की अक्सरियत मुलव्विस थी। आज शहबाज शरीफ की तकरीर के लिए जब वो डाइस पर पहुंचे तो पहले ही हुकूमती अराकीन का असम्बली में शोर शराबा शुरू हो गया था। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अराकीन सीटियां बजाते रहे, नारे लगाते रहे, डेस्क बजाते रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान नून लीग के रहनुमाओं ने उनके गिर्द घेरा बना दिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर असेंबली से गिला किया कि असेंबली के इजलास इस तरह नहीं हुआ करते, लेकिन स्पीकर असेंबली इजलास पुरसुकून अंदाज में जारी रखने और बदनज़मी रोकने में नाकाम और बेबस नजर आए। डेकोरम की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन एक दूसरे पर बजट की कॉपियां और इजलास का एजेंडा उछालते रहे, गुत्थम गुत्ता हुए और असेंबली में गालम गलूच और हाथापाई भी की गई। हालात को काबू करने के लिए असेंबली की सिक्योरिटी इजलास के दौरान ही अंदर आ गई और मुश्तिल अराकीन को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन इस दौरान भी हंगामा आराई जारी रही। आज भी बदनज़मी की वजह से शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान इजलास मुलतवी करना पड़ा। फिर जब इजलास दोबारा बुलाया गया तो शहबाज शरीफ की बजट तकरीर एक बार फिर शोर, सीटियों, लड़ाइयों और गालम गलूच की नजर हुई। इस पूरी सूरत हाल पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का अपने ट्वीट में कहना था कि आज पार्लियामेंट में हुकूमती अराकीन की जानिब से जो हुल्लड़बाजी की गई, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, वो न सिर्फ तहरीक इंसाफ जैसे ग्रोह का वतीरा है बल्कि ज़हनी तौर पर उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। मरियम नवाज का अरबी की एक कहावत लिखते हुए कहना था कि इंसान जब मायूस हो जाए तो ज़बान दराज हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से रुकन असेंबली नूर आलम खान ने आज असेंबली में होने वाली कार्रवाई पर तनकीद की है। मैंने नूर आलम खान का अपने ट्वीट में कहना था कि 3 साल में पार्लियामेंट मछली मंडी बन गई है। ऐवान में किसी को भी अवाम की कोई परवाह नहीं है। पार्लियामेंट को सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन की शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी है। उनका मजीद कहना था कि आज पार्लियामेंट में कैसे चीज़ें चल रही हैं, किसी को आटा, चीनी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की परवाह नहीं है, किसी को बिजली की लोड शेडिंग की परवाह नहीं है। ये गालम गलूच पसंद करते हैं। अल्लाह हम पर और अवाम पर रहम फरमाए। आज कौमी असम्बली की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए स्पीकर कौमी असम्बली का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि आज कौमी असम्बली के इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अराकीन की जानिब से गैर पार्लिमानी रवैया और नाज़ेबा ज़बान का जो इजहार किया गया वो काबिल मजम्मत और मायूस कुन है। आज के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएगी और गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने वाले अराकीन को कल ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज असेंबली इजलास के दौरान जो कुछ होता रहा, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करते हैं और आइंदा कैसे मामला ठीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और अपोजिशन रहनुमा हसन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले फवाद चौधरी साहब आपसे बात करते हैं। हमें नजर आया अपोजिशन ने जो बजट तकरीर के दौरान शौकत तरीन साहब के साथ किया, उनकी तकरीर में मुसलसल शोर शराबा किया, मगर आमतौर पर माजी में हुआ है कि बजट स्पीच में अपोजिशन ये करती है, फिर हुकूमत की कोशिश होती है कि मामला आगे बढ़े, बजट प्रोसेस आगे जाए, मगर आपकी तरफ से भी आज भरपूर किस्म का मुजाहरा किया गया है। न कल तकरीर करने दी गई शहबाज शरीफ साहब को, न आज तकरीर करने दी गई। क्या हुकूमत नहीं चाहती बात आगे बढ़े? देखिए जी, बात ये शाहजेब की ये सिर्फ शौकत तरीन साहब की मामला नहीं है। इससे पहले मैंने स्पीच की, सारी अपोजिशन जो है फिर हंगामा आराई हुई और चले गए। ये समझते हैं कि सिर्फ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और अपोजिशन के लोगों की तकरीरें हों और जब वो ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद हम हुकूमत की वरीयत जो है वो पार्लियामान के अंदर आई ना। और इन्होंने हमेशा से वज़ीर आज़म साहब को कभी यहाँ पे बात करने का मौका नहीं दिया गया, लीडरशिप को बात करने का मौका नहीं दिया गया और एक पार्लियामान को एक अखाड़ा बना के रख दिया है अपोजिशन के कंडक्ट ने। अब हमारा बड़ा मुद्दा बड़ा सिंपल है। हमने ये बात कही थी स्पीकर साहब के साथ जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई कि जनाब हम 100% तैयार हैं ये करने को कि हमारा जो माहौल है वो अच्छा रहे, लेकिन उसके लिए अपोजिशन को वज़ीर आज़म साहब के बाशमूल जो सीनियर लीडरशिप है उसकी बात सुननी होगी और इसी तरह से हम जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकी लोग हैं उनकी बात सुनेंगे। अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर PMLN ने वही किया, उन्होंने शौकत तरीन साहब जो है उनको तकरीर नहीं करने दी है और उसके बाद भी उनका यही इरादा है कि हम अपनी तकरीर करेंगे
और उसके बाद फिर हम तकरीर नहीं करने देंगे, तो इस तरह तो नहीं चल सकता। वैसे फिर कैसे चलेगा, क्योंकि बजट स्पीच के दौरान तो नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ ये करती थी, फिर आप और पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ ये करते थे, मगर फिर भी मामला आगे बढ़ता था, हुकूमत आगे बढ़ाती थी। इस वक्त तो नजर आ रहा है कि जब शौकत तरीन की तकरीर के दौरान अपोजिशन शोर शराबा कर रही थी, तो अपोजिशन की खवातीन रहनुमा जो प्ले कार्ड लेकर खड़ी थी, उसमें हुकूमती जो खवातीन रहनुमा उससे छीनती नजर आ रही हैं। आज अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि जी गालम गलूच की गई है, अली ऐवान साहब ने गालियां दी हैं। अली अवान ने गालियां जवाब में दी हैं। अगर अली अवान को, और फिर मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की है अली गौहर की, अगर वो गालियां देंगे तो आगे से फूल तो कोई नहीं ना फेंकेगा। सो ये बड़ी नामुनासिब बात है कि आप एक का नाम लें और बाकियों को कहें कि नहीं है। सो उन्होंने उनके जवाब में जो है वो उनको की, लेकिन मैं जिस तरह से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमारे पास तो नंबर हैं और हम बजट तो जो चलेगा वो आगे चलेगा। लेकिन एक ज़रूरी ये है कि हम एक माहौल अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन अगर अपोजिशन अच्छा नहीं रखना चाहती तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। मगर जो आमतौर पर होता है कि ज़ाहिर दोनों की जिम्मेदारी होती है कि हाउस सही तरीके से चले, मगर हुकूमत की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मामला सही तरीके से चलें और पार्लियामेंट में सही तरीके से बहस हो। तो हुकूमत को कोई मसला नहीं है कि अगर ये नहीं हो रहा सर? नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, ये तो देखिए दोनों की जिम्मेदारी होती है ऐवान चलाना। अगर ये अपोजिशन ऐवान नहीं चलाना चाहती, शोर शराबा करना चाहती है, उनकी मर्जी है और इसका नुकसान उन्हें है। हुकूमत को तो देखें, हमें तो 1000 प्लेटफॉर्म रोज अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए, हम बात करते भी हैं। अपोजिशन जो है उसके पास पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, उसको, और हमारी कोई इसमें नाजायज बात नहीं है। या तो हम कहें ना कोई नाजायज हमारी डिमांड हो। वैसे मगर क्या कोई डेडलॉक समझा जाए या यहाँ से रास्ता निकाल सकते हैं आप बैठ के, उनके कुछ रहनुमा आपकी कुछ रहनुमा के आगे ऐवान कैसे चलना है? नहीं, बिल्कुल फोरम है, रास्ता भी है, बातचीत भी हो रही है और होगी भी। ये एक्चुअली असल में प्रॉब्लम ये है कि पीएमएलएन के अंदर कुछ लोग हैं जिनको मरियम नवाज की ज़्यादा शय हासिल है और वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो नॉन फंक्शनल हो, क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसको यूज़ किया है पार्टी को, इनको ये माहौल बनाने के लिए। और हमने तो आज भी बात की है, हम तो समझते हैं कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनको रियलाइज करना चाहिए और वो थोड़ा अपनी पार्टी में भी असर्ट करें। अनफॉर्चुनेटली लग यूँ रहा है कि उनकी अपनी पार्टी में कोई ग्रिप नहीं है, उनकी पॉलिसीज वगैरह चलती नहीं है पार्टी के अंदर। तो वो अगर असर्ट करें और अपनी पार्टी में इस बात के ऊपर लेके आए कि हुकूमत की बात या प्राइम मिनिस्टर साहब की खुसूसन जो स्पीचेस होंगी उनको वो बगैर हुल्लड़बाजी के, बगैर किसी गाली गलोच के तमीज से सुनेंगे, तो फिर हम उनकी भी गुफ्तगू सुनेंगे। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, हुकूमत का कोई ऐसी नियत नहीं है कि आप हुल्लड़बाजी करें और तकारीर ना करने दें वज़ीर आज़म को या वज़ीर ख़जाना को और जवाब में हुकूमत ऐवान चलाने की कोशिश करे? वो करें जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, जिम्मेदारी अगर आपने दिखानी है तो दिखाएं, हमारी तकरीर सुने, हम आपकी सुन लेंगे। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड मामला होगा। देखिए शाहजेब, वन साइडेड तो कतन मामला नहीं है, ये तो अपोजिशन है जो इनके साथ बहुत तावन करती है। अगर आप मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बजट पेश किया था उसकी रिकॉर्डिंग निकालें तो मोहतरमा शीरीन मदारी साहिबा मिफ्ता इस्माइल साहब के माइक के अंदर आके नारे लगा रही थी और जितनी हुल्लड़बाजी तब इन्होंने अपोजिशन में की थी उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपोजिशन लोगों ने तो अपनी अपनी नशिस्तों से एहतजाज किया था, वो एक जमहूरी अंदाज है। और जो खवातीन प्ले कार्ड लेके खड़ी थी वो भी असेंबली के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, जहां पर आके इनके मेंबरान ने उनके साथ तशद्दुद किया और बदतमीजी की। और अब पिछले 2 दिनों से जो हुल्लड़बाजी हो रही है वो वजीर आजम के हुक्म पर हो रही है और वजीर आजम निगरानी कर रहे हैं। आज एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो हुकूमत के थे, मैंने उनसे जब अफसोस किया कि ये आज तक तारीख में नहीं हुआ कि हुकूमती बेंचेस इस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी करें, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, ये तो वजीर आजम का हुक्म है, आप देख नहीं रहे कि वज़रा किस तरह पेश हैं। यानी कि वजीर खारजा, वजीर तालीम और ये खुद फवाद चौधरी साहब और तीसरे बाकी भी इनके काबीना के लोग, ये सब पेश थे क्योंकि इमरान खान साहब का इन्हें हुक्म था। और आज लगता यूं है कि एक शख्स की अना, खुद परस्ती और ईगो, उसके तहत पूरा सिस्टम यरगमाल बना हुआ है और ये बहुत ही काबिल मजम्मत रवैया है जो जिसका इन्होंने मुजाहरा किया। और ऐवान मगर ऐसा नहीं
मगर ऐसा इकबाल साहब, अब मसला ये है कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। जो आप बजट स्पीच की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में हिस्ट्री है बजट स्पीचेस की भी, मगर उनका एतराज़ ये है, अगर आप वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनके कहने पर ये हो रहा है कि ना वज़ीर आज़म को तकरीर करने देते हैं। उनकी पहली स्पीच से लेके वो कहते हैं कि आज तक आप लोगों ने, ऑपोजिशन ने माहौल ठीक नहीं होने दिया है। तो आमतौर पर जो हुकूमतें होती हैं ट्रेडिशनली, जो कोशिश करती हैं कि माहौल ठीक हो जाए, वो कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वैसा ही करेंगे। तो फिर आप लोग बैठ जाएं, कुछ कायदे तय कर लें ताकि बात आगे बढ़ सके। देखिए, हमने तो हमेशा उनकी बातें भी सुनी हैं। मुझे खुद याद है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक एक घंटे के भाषण दिए हैं कि भारत के अंदर इंतहा पसंदी क्या है और आरएसएस पार्टी की क्या बुनियाद है, उसकी तारीख क्या है। हमने तो पूरे तारीख के लेक्चर उनके सुने हुए हैं असेंबली के अंदर, जिन पर अमल नहीं होता, जो कश्मीर के हवाले से इन्होंने बातें की हुई हैं। पिछले साल भी तो बजट पेश हुआ था ना, और पिछले साल जो बजट के अंदर एसओपीज थी तब एहतजाज भी हुआ था, लेकिन उसके बाद सबकी तकारीर भी हुई थी। इस साल ऐसी क्या बात है? मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को कोई शहबाज शरीफ साहब से मसला है, वो उनसे कोई फोबिया है जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि उनको कोई मौका मिले कि वो उनके बजट की असलियत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो अपोजिशन का नुक्ता नज़र बता सकते हैं। अभी ये कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ मरियम नवाज साहिबा की अशीरबाद से लोग हैं, तो क्या मरियम नवाज साहिबा से हुकूमत के वजीर भी लाइन लेते हैं जो गोलगप्पाड़ा कर रहे थे आज, जो बहुत हंगामा खेजी कर रहे थे वहां पे, जो ईमान नहीं चलने देना चाहते? तो ये बेतुकी बातें हैं जो ये कर रहे हैं। तो अब क्या करें? स्पीकर भी बेबस नजर आ रहे हैं, हाउस नहीं चल रहा है और अवाम को कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो आप लोग बैठ के कोई कवायद व ज़वाबित तय करने का इरादा रखते हैं या नहीं है? फवाद साहब कह रहे हैं कि जी कर लें हमारे साथ के वज़ीर आज़म की, और हमारी तकारीर सुनी जाएंगी, हम आपकी सुनेंगे। देखिए, कई दफ़ा बातें हुई हैं, उन पर अमल नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि इसमें स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को, आज जो कुछ हुआ है उस पर हुकूमत ने स्पीकर पे अदम एतमाद किया है। स्पीकर उनको कहते रहे खामोश हों, वो नहीं खामोश हुए। आज इन्होंने अपने स्पीकर को लेट डाउन किया है और स्पीकर नाकाम हुए हैं। और अगर मैं आज स्पीकर की जगह होता तो इस रवैये के ऊपर एहतजाजन मुस्ताफी हो जाता, इस कुर्सी पे ना बैठे रहता जितनी सुबकी आज स्पीकर की हुई है और कौमी असेंबली की हुई है। इसके बाद क्या अखलाकी जवाब रह गया स्पीकर साहब का इस कुर्सी पर बैठने का, जबकि उनकी अपनी जमात के लोगों ने उनकी इतनी बेतौकीरी की है कि उनकी किसी बात को कबूल नहीं किया। मतलब मुझे साथ में बता दीजिए कि अब ऐसा कल एक और डेवलपमेंट, आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि शहबाज शरीफ साहब को FIA ने तलब किया है और साथ में ये लिखा है कि अगर अब आप नहीं आए, क्योंकि 2 दफ़ा मौके दिए गए, आपको सवालनामा भी दे दिया गया, आपने जवाब भी उसका नहीं जमा कराया, लॉयर के थ्रू भी नहीं कराया, तो फिर आपको गिरफ्तार करना पड़ सकता है। तो ये अगली पेशी में जाएंगे और बाकायदा तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे FIA के? जी देखिए, उस पर जो भी उनके कानूनी माहिरीन उन्हें मशवरा देंगे करेंगे, लेकिन मैं 2 चीज़ें ज़रूर बताना चाहता हूँ कि देखिए, शुगर माफिया पर FIA की इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट आई, हुकूमत के लोग उसमें नाम लिए गए, शौकत तरीन साहब को, जहांगीर तरीन साहब को NRO दे दिया गया, DG FIA को तब्दील किया गया खास तौर पे, और इस तब्दीली के फौरन बाद शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया जाता है। इसका लोग क्या मतलब लेंगे कि आपने DG FIA को एक तरफ जहांगीर तरीन को NRO देने के लिए तब्दील किया और दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसको नैब के मुकदमात में तो जमानत मिल गई क्योंकि वहां पे कोई सबूत पेश नहीं हो सका, अब आप FIA के जरिए इंतकामी कार्रवाइयां करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो चीजें जो अवाम के सामने है कि किस तरह ये कौमी इदारों को एक एक करके अपने इंतकाम और नफरत में झोंक रहे हैं और इन इदारों को तबाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। FIA का वर्जन क्या है, उन्होंने अपने नोटिस में क्या लिखा है, वो आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद। चार रोज कबल FIA ने अदालतों में बता दिया था, बयान दिया कि शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन और उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आज FIA लाहौर ने शुगर स्कैंडल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब कर लिया है। FIA के नोटिस में कहा गया है कि अगर शहबाज शरीफ 22 जून को पेश ना हुए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नोटिस में शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि क्या आपको रमजान, अल अरेबिया शुगर मिल्स और दीगर जाली कंपनियों के अकाउंट्स में भेजे गए और निकाले गए 25 अरब रुपए का इल्म है? अगर आपको इल्म नहीं है तो ऐसा कैसे हुआ कि एक मुलाजिम औरंगजेब ने आपको 50 लाख रुपए भेजे और वो रमजान शुगर मिल के मरहूम चपड़ासी गुलजार खान के अकाउंट में आ गए? नोटिस के मुताबिक FIA के पास मुसद्दिका इतला है कि सुलेमान शहबाज आपके नाम पर पैसे लेकर आपकी सरकारी ग्रीन बुलेट प्रूफ गाड़ी में शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपके बाएतमाद मुलाजमीन के अकाउंट्स में जमा कराते थे। ये इतला भी है
कि छोटे मुलाजमीन के अकाउंट से ली गई रकूम हुंडी और हवाले के जरिए बाहर भेजी गई और आपके खानदान के इस्तेमाल में आई। नोटिस में शहबाज शरीफ से बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी मांगी गई हैं और शहबाज शरीफ से कहा गया है कि आपको 2 दफ़ा सवालनामा भिजवा दिया गया मगर आपने जवाब ही नहीं दिया। जनवरी 2021 में आपको दोबारा याद दहानी कराई गई। आपने कहा कि अता तारड़ आपके जवाब जमा कराएंगे मगर जवाब जमा नहीं कराए गए। नोटिस के मुताबिक अगर शहबाज शरीफ 22 जून को पेश ना हुए तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पेश ना होने पर यह समझा जाएगा कि शहबाज शरीफ के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है और इन्वेस्टिगेशन टीम गिरफ्तारी समेत तमाम कानूनी इक़दाम उठा सकती है। दूसरी जानिब 11 जून को बजट पेश किए जाने से पहले जहांगीर तरीन के केसेस में अहम पेशरफ्त हुई थी। FIA ने 3 अलग अलग केसेस में अदालतों को आगाह किया कि इस मरहले पर जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, जिस पर जहांगीर तरीन और अली तरीन ने तीनों मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली थी। 11 जून को मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश हुए, जहां उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि हम बुनियादी हुकूक पर यकीन रखते हैं, अभी रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन की इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, अगर कोई कार्रवाई करना होगी तो मुतल्ला कर देंगे। इसके बाद जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत को आगाह किया कि वो दरख्वास्त जमानत वापस ले रहे हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान कलमबंद कर लिया और दोनों केसेस में दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दूसरी जानिब बैंकिंग मालियाती स्कैंडल में भी FIA ने गिरफ्तारी ना करने का ऐलान किया, जिसके बाद जहांगीर तरीन और अली तरीन ने तीसरे मुकदमे में भी दरख्वास्त जमानत वापस ले ली और अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालतों में पेशी के बाद जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरे मुकदमे और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। 10 महीने की तवील तफ्तीश के बाद मेरे कम अज़ कम 100 मेरे या मेरे कंपनी के लोगों के चक्कर लगे हैं FIA में। लाखों डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं सबूत और आखिर मुझे बड़ी खुशी है कि आज FIA ने खुद कोर्ट में एडमिट किया है कि हमें गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं कानून को हमेशा से फेस किया है और मैं फेस करता रहूँगा। बाद में तहरीक इंसाफ के MNA राजा रियाज से जहांगीर तरीन को NRO देने से मुतालिक सवाल हुआ तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया। तो आज अदालत की जानिब से जहांगीर तरीन को रिलीफ मिला है, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ब्लैकमेल हो गए हैं आपके, जो इमरान खान के करप्शन के बाद, वो जहांगीर तरीन की करप्शन के बावजूद? कोई जहांगीर तरीन ने करप्शन नहीं किया है। जहांगीर तरीन हमारा पहले दिन के से मौक़िफ़ था कि हम तहरीक इंसाफ में हैं। PTI के चेयरमैन इमरान खान हमारे लीडर हैं और हमने पहले दिन से एक ही चीज़ की थी कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें आज इंसाफ मिला है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर इंसाफ को आप NRO कहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता। जहांगीर तरीन ग्रुप का दावा है कि जहांगीर तरीन को कोई NRO नहीं दिया गया बल्कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, मगर अपोजिशन NRO का इल्ज़ाम लगा रही है और FIA ने शुगर स्कैंडल में ही नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है और अदम पेशी की सूरत में गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर किया है। नून लीग ने अभी तक वाज़ेह नहीं किया है कि शहबाज शरीफ 22 जून को पेश होंगे या नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद होंगे। इंडस्ट्री अब बजट के ऊपर एतराज़ कर रही है और कह रही है कि हुकूमत ने वादा किया था कि हिरासा नहीं किया जाएगा, मगर कुछ इख्तियारात ऐसे दे दिए गए FBR को जिससे इंडस्ट्री हिरासा होगी। क्या इंडस्ट्री दुरुस्त कह रही है और क्या शौकत तरीन इंडस्ट्री की बात मानेंगे? बात करेंगे शौकत तरीन से एक ब्रेक के बाद। बजट पेश किए जाने के बाद उस पर बिजनेस कम्युनिटी के खदशात सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने बजट में टैक्स वसूली के निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान किया और यह दावा किया गया कि FBR से ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का खात्मा किया जाएगा। हुकूमत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐसी तरामीम की हैं जिनसे टैक्स वसूली के निज़ाम में आसानी आएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपनी बजट तकरीर में सेल्फ असेसमेंट स्कीम को उसकी असल शक्ल में बहाल करने का ऐलान किया और कहा कि इस स्कीम के तहत टैक्स गोशवारों को ऑडिट के लिए सिर्फ एक ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए मुंतखब किया जाएगा और ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट के लिए बाहर से ऑडिटर का इंतखाब किया जाएगा। यानी FBR के अमले की तरफ से हरासमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा, सब ऑटोमेटिक होगा। बिजनेस कम्युनिटी ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम की बहाली का खैर मकदम किया और ये कहा कि इससे ऑडिट के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खात्मा होगा। मगर मामला यह है कि हुकूमती फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा, मगर बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत है कि FBR ने धड़ाधड़ नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं और अब तक हज़ारों नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी में बेचैनी है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी फाइनेंस बिल में शामिल किए गए सेक्शन 203A पर भी एतराज़ उठा रही है। इस शिक के तहत इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर जिसका ओहदा असिस्टेंट कमिश्नर से कम ना हो, इस अफसर को सबूतों की बुनियाद पर अगर ये लगे कि किसी भी शख्स ने आमदनी छुपाने का जुर्म सरजद किया है या कोई भी ऐसा जुर्म जो इस ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई के काबिल है, तो वो अफसर इस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। इस सेक्शन की शमूलियत पर बिजनेस कम्युनिटी सख्त एहतजाज कर रही है।
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बजट में सेक्शन 203A की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि इस सेक्शन से बिजनेस कम्युनिटी की हरासमेंट का नया दरवाज़ा खुल जाएगा और इस हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 192A मौजूद है। इसकी मौजूदगी में सेक्शन 203A की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है कि फौरी तौर पर इस शिक को वापस ले और बजट की हतमी दस्तावेज़ात से इसे निकाला जाए। FPCCI ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले को फौरी तौर पर हल करे। इसके अलावा बजट के बाद आटा, चीनी, बिजली, तेल और डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे का खदशा है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत अहम मामला हैं जिन पर आपसे बात करनी है, मगर सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी ये शिक 203A पर एतराज़ उठा रही है कि आप हरासमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, मगर इससे हरासमेंट का दरवाज़ा खुल जाएगा और ये जो गिरफ्तारी का इख्तियार है ये बहुत ही एक ड्रैकोनियन इख्तियार है। शाहज़ेब भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये देखें, गलत इम्प्रेशन है। पहली बात तो मैं समझा दूं कि ये मैंने तो हरासमेंट ख़त्म करने के लिए बात की है, तो सेल्फ असेसमेंट होगी और उसके बाद एक जो ऑडिट होगा वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। तो FBR वाले जो हैं वो तो ऑडिट भी नहीं कर सकेंगे। ये जो गिरफ्तारी का जो बात है ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। रूल्स ऑफ बिज़नेस जब आएंगे तो इसमें वाज़े होगा कि FBR तो इस पे कुछ भी नहीं करेगा। अगर उनको किसी पे शक है तो वो ऑडिट, जो थर्ड पार्टी ऑडिट वालों को कहेंगे कि ये देख लीजिए इसमें कोई नॉमली है, और थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो सीधा मेरे लेवल पे आएगा, क्योंकि मुझे जो भी गिरफ्तारी अगर हुई तो वो मेरे लेवल पे साइन ऑफ होगा। इसका मतलब नीचे किसी को भी इख्तियार नहीं होगा। मैं बल्कि ये है कि चेयरमैन FBR, वो हमारे SAPM हैं डॉक्टर वकार और माई सेल्फ, हम तीनों उसको असेस करेंगे, बट मेरा साइन ऑफ ज़रूरी होगा। सो इसका मतलब ये है कि ये आर्बिट्री तरीके से कोई किसी को हरास नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ है कि ये तो कर ही नहीं सकेंगे। ये तो थर्ड पार्टी ऑडिट वाले जो हैं, अगर उन्होंने समझा कि ये बिल्कुल नॉन फाइलर है और वो पैसे नहीं दे रहा, तो अगर वो उसमें रिकमेंड करेंगे तो एट माई लेवल आई विल जस्ट सी असेस के करना है कि नहीं करना। तो इसलिए बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए कि ये शक व शुबहात जो हैं ये दूर हो जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि FBR बिल्कुल हमारे जो अपना जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ उनका जो ताल्लुक़ हो इलेक्ट्रॉनिक हो, और ये इस किस्म का फ़िज़िकल तो ताल्लुक़ होना ही चाहिए। सब ये जो आपने बात की है, अब इसमें मसला ये है कि आप अपने तई कितने लोगों को ऑथराइज़ कर सकेंगे। दूसरा मसला है कि कवानीन बनते इसलिए हैं कि इदारे और इख्तियारात शख्सियात की नीयत और इरादों से आज़ाद हो जाए। अब आज आप हैं, कल कोई और हो सकता है। हुकूमत में पहले इल्ज़ाम लगता रहा कि जी बिज़नेस कम्युनिटी हैरेस होती है, नैप करता है, फिर वहाँ से जान छुट्टी तो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये गिरफ्तारी का इख्तियार देना ही क्यों है? ये गिरफ्तारी का आप चले गए, उसके बाद इसको अगर मिसयूज़ कर लिया गया जी इसलिए देना है कि क्योंकि अदरवाइज लोग टैक्स ही नहीं देते। डर तो होना चाहिए। शाहज़ेब साहब, किस मुल्क में ये नहीं है? बड़े बड़े जो मुल्कों में, वहाँ लियोना हेम्सले जो है वो कैद हो गई, उनका वाइस प्रेसिडेंट कैद हो गया। सारी दुनिया में ये चलता है। आप हम ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त मैंने ये सब कुछ सहल कर दिया कि सेल्फ असेसमेंट होगी। आपको FBR जाना ही नहीं पड़ेगा। आपका जो है सेल्फ असेसमेंट जो है, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं है वो ऑर्डर हो जाएगा, आपका असेसमेंट ऑर्डर हो जाएगा इसका, और थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। इतनी सहूलतें दे के तो फिर उसके बाद अगर हम ये सख्त वो चीज़ ना रखें तो फिर तो सारे मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है कि जी ये तो हमेशा ही ऐसे होता रहा है। जैसे जब इस सख्ती की बात होती है तो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी ये भी निकाल दें, वो भी निकाल दें। क्या फिर टैक्स क्यों नहीं देते कोई लोग? यू मीन टू से कि हम चुप करके बैठे रहें? लेकिन मैंने, सुनते जाएं, मैंने इसलिए कहा है आपको कि ये जो अभी अनॉमली आई है कि ये असिस्टेंट कलेक्टर टाइप जो वो कर सकेंगे, वो हम उसको रिमूव कर देंगे। इट विल ओनली बी ऑथराइज एट द लेवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। सो दैट मीन्स पीपल शुड हैव, वेदर आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर और एनीबडी एल्स, उस लेवल पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, उस लेवल पे वेंजेंस नहीं होता और ना ही हरासमेंट होती है। और शौकत तरीन साहब, जब एक थर्ड पार्टी ऑडिट, अगर एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत किसी शख्स का नाम आता है ऑडिट के लिए, थर्ड पार्टी ऑडिट होता है और अगर उससे टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो जो एक प्रोसीजर है उसमें बंदा ट्रिब्यूनल में अपील कर ले, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फोरम्स मौजूद हैं और टैक्स पे करे वरना सजा भुगते। ये FBR को क्यों इख्तियार देना है गिरफ्तारी का, चाहे वो आपके लेवल पर ही अप्रूवल हो? ये क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी अगर क्रिएट कर दी है थर्ड पार्टी ने तो उसके बाद या तो टैक्स दे या अपील करे, अपील में नहीं देता तो या फिर अदालत की सजा भुगते या टैक्स दे। तो ये FBR के लेवल पर क्यों इख्तियार देना है?
इसलिए कि शाहजेब साहब कितने लोग मतलब इस वक्त टैक्स केसेस फंसे हुए हैं, कितने फंसे हुए हैं, हज़ारों के लिहाज से, लाखों के लिहाज से फंसे हुए हैं। वो इसलिए फंसे हुए हैं कि ये हमारा जुडिशल सिस्टम में बेचारों की कैपेसिटी नहीं है, तो टाइम लगता है उसमें। तो ये दुनिया के बीच में भी ऐसा ही है यार, कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ के IRS के लोग क्यों डरते हैं, या बाकी जो टैक्स अथॉरिटी से क्यों लोग डरते हैं। हम अनोखा मुल्क हैं यार, एक तो लोग टैक्स नहीं देते और दूसरा वो कहते हैं लाओ जी के दो और वो भी चूपड़ियाँ, मतलब वो भी मतलब हमें जो मरगन रोटी चाहिए। तो ऐसे नहीं चलेगा। वी विल हैव टू पुट आवर फुट डाउन। जब मैं इतनी सहूलत दे रहा हूँ कि सेल्फ असेसमेंट होगी, उसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, उसके बाद अगर विलफुल अगर टैक्स पेयर है तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। साहब, और आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो FBI की हैरेसमेंट है उसको माइनस कर देंगे। इंडस्ट्री कह रही है कि जी उससे उसका दरवाज़ा खुल जाएगा। क्योंकि मसला है कि जैसे फॉर एग्जांपल रिफंड्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और लोगों को कॉल्स आ जाती हैं और अपनी रिश्वत मांगने का मुतालबा भी हो जाता है, और भी दूसरे मामला में जहाँ ऑटोमेटिक किया है वहाँ पर कहीं ना कहीं। तो इसमें कैसे आप ह्यूमन एलिमेंट को मुकम्मल माइनस कर देंगे और FBI के लेवल पर वही हैरेसमेंट नहीं हो रही होगी कि गिरफ्तार कर लेंगे, अदरवाइज ये पैसे दे दो, और भाग भाग के बिजनेस कम्युनिटी पैसे नहीं दे रही होगी कि जी बदनाम हो जाएंगे गिरफ्तार हो गए तो FIR को तो यार मैंने माने से कर दिया ना यार, उधर तो उन्होंने जाना ही नहीं है। थर्ड पार्टी ऑडिट है, थर्ड पार्टी वाला मेरे साथ बात करेगा, मतलब हमारे लेवल पे बात करेगा, सीधी सीधी बात है। अगर वो समझते हैं कि मैं हरास करूँगा या मेरे लेवल पे हरासमेंट होगी तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। तो इसलिए इसको मेरे ख्याल में अब इसको ये अगर इसमें से बिज़नेस कम्युनिटी समझती है कि इन इक़दामात के बाद भी अनफेयरनेस है, तो फिर तो ज़्यादती है। क्योंकि अभी तक तो बहुत ही उनके साथ हरासमेंट होती थी, हर वक्त सारे के सारे उनके टैक्स ऑडिट खोल देते थे, सारा कुछ कर देते थे, वो सारा कुछ निकाल दिया। तो अभी भी अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि अगर विलफुल टैक्स डिफॉल्टर है उसको भी मैंने FBR के हवाले नहीं किया। मैंने कहा थर्ड पार्टी उसको देखेगी और फिर वो मुझे बताएगी, और ये 2-3 बंदे जो हम बैठे हुए हैं इसकी कमेटी को बताएगी कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, और उसके बीच में हम असेस करेंगे कि वाकई कितना बड़ा विलफुल डिफॉल्टर है, और अगर है बड़ा तो उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, और आपका फिर ये जो FPCCI की तरफ से आया, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से एतराज़ है, आपको यही पैगाम है कि यह कानून अपनी जगह पर रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी, और आपने इसको देख लिया, ये ठीक कानून है? जनाब, मैंने कानून को तो ठीक कर रहा हूँ। ये तो मैंने अभी आपको कहा है कि जो अभी इस वक्त इस सूरत में जो उन्होंने डाला है उसको हम चेंज करेंगे, ताकि उसमें FBR की डिस्क्रेशन तो बिल्कुल निकाल देंगे। ये मैंने कहा है कि तो FPCCI शुड रेस्ट एश्योर्ड, जो मेरी उनसे फेस टू फेस बातें भी हुई हैं, मैंने पहले उनको कहा है, मैं कि विलफुल जो आपका टैक्स डिफॉल्टर होगा उस पर एक्शन हम लेंगे, और उनको उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको सिर्फ प्रॉब्लम है कि FBR के हाथों में हमें मत छोड़ें, वो हम नहीं छोड़ रहे। वैसा मुझे साथ में बताइएगा कि आज जो अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, उससे नज़र आ रहा है कि PDL आप लोगों ने नहीं बढ़ाया है। पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे का इजाफा, ISP डीजल में 1 रुपये 79 पैसे का इजाफा। तो ये 610 अरब रुपए का PDL आप एग्जैक्टली कैसे जमा कर पाएंगे, जिसकी IMF के कमिटमेंट के तहत कह दिया कि 20 से 25 रुपये तो PDL की में इजाफा आपको करना पड़ता है, जो इस वक्त नहीं नज़र आ रहा कीमतों में। आप अगले 360 दिनों की बातें करते हैं, लेट द 360 डेज कम, यू विल सी के ये हो जाएगा। नहीं होगा, 50-100 बिलियन कम हो जाएगा, तो हमारे पास और जगह पैसे पड़े हुए तो हम निकाल देंगे। तो अभी यहाँ से बैठ के एक 360 दिन के ऊपर हम प्रोजेक्शन मारना शुरू हो जाते हैं, और ये 520 या 550 तो इस दफ़ा हुए हैं ना, तो ये प्राइसेस ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं। जब नीचे जाएंगी तो उस वक्त हम PDL इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अब जब ऊपर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे अवाम को इस पर बोझ ना पड़े। और दूसरा, मैं पहली दफ़ा भी कह चुका हूँ शाहजेब कि हमारी सऊदी अरेबिया के साथ एक डील हो रही है, जिससे हमें डिफर्ड टैक्स के ऊपर मद में कोई हमें तेल मिलेगा, उसको भी हम इसमें अकोमोडेट करेंगे। मतलब डिफर्ड होगा मगर मार्केट रेट पर होगा, तो उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे, या सब्सिडाइज भी होगा? ये तो मेरा अभी मैं नहीं बता सकता हूँ आपको।
मतलब ज़रा टाइम मतलब हो जाए ना डील तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं क्योंकि आपने ज़ाहिर बहुत टाइट नंबर्स रखे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि 450 अरब रुपए पिछले साल रखा था टारगेट, शुरू के 6 महीने में टारगेट से ऊपर जा रहे थे, मगर आखिर में जैसे ही पीडीएल को 5-6 रुपए पे लेके गए तो इस साल 450 अरब भी नहीं हो पाएगा। आपने डॉक्यूमेंट में जरूर लिख दिया पर 450 अरब भी नहीं होगा, 40-50 अरब का शॉर्टफॉल ही होगा जब ये महीना पूरा होगा साल के लिए। तो 600 अरब रुपए बहुत हाई टारगेट है। इसका मतलब है कि डिमांड भी इतनी रहे जितनी है और उसमें थोड़ा सा इजाफा हो और फिर आप 610 अरब रुपए शायद कलेक्ट कर पाएंगे अगर 30 रुपए रखते हैं पीडीएल। शाहजेब 8,500 अरब का बजट है, आप आगे खड़े हो गया पीडीएल के 100 और 150 के ऊपर। ये पूछो कि इस वक्त 4 मिलियन हाउस होल्ड को हम घर दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चर लोन दे रहे हैं, हम उनको कारोबार के लिए 5 लाख रुपए के लोन दे रहे हैं, हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं। ये बड़े न्यूज़ है इस बजट के। ये 150 बिलियन पीडीएल प्लस माइनस जो है ये मिक्की माउस है। शौकत साहब, तो मैं आप वो मेरे से पूछें शौकत साहब मैं ग्रोथ के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं शौकत साहब इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका तो ज़ाहिर पहला बजट है, बड़ी इस हुकूमत की एक हिस्ट्री है। पहले साल में जो टैक्स का टारगेट दिया वो नहीं पूरा किया, दूसरे साल में कोरोना था मगर रिवाइज टारगेट नहीं पूरा किया, तीसरे साल में भी रिवाइज टारगेट से शायद थोड़ा शॉर्टफॉल हो। डेफिसिट पहले साल में अपना बजट आके अनाउंस किया बट 9% का हिस्टोरिक बजट डेफिसिट था, दूसरे साल में 8। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका डेफिसिट हाई होने का और टैक्स रेवेन्यू पूरे ना करने की एक हिस्ट्री है, तो ये थर्ड ईयर में तो नहीं रिपीट होगी। इसलिए मैं आपसे पूछूं क्योंकि 100 अरब रुपए वो होगी। शाहजेब भाई मैं समझता हूँ आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ, बट मेरा ये पहला बजट है। मैं लेकिन ये मैं पहली दफ़ा तो नहीं हुकूमत में आया और पहली दफ़ा तो मैंने इस किस्म का काम नहीं किया। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इस वक्त जो 5,800 है ना, उसमें भी हमारे पास गुंजाइश है। मैंने एक चैनल पे कल बता दिया था कि इस वक्त तकरीबन 500 बिलियन का गैप है। अगर आप जो 4700 अभी करें और वो तो इंशाल्लाह हम करेंगे, उस पर अगर 13% लगाएं तो 5300 कुछ बनता है, तो 508 बिलियन का फ़र्क है। उसमें 260 जो है वो तो पॉलिसी मैयर्स हैं और बाकी 260 बनता है हमारे पास, 40 बनता है जो बेसिकली हमने एनफोर्समेंट के थ्रू करना है। और हम उससे कहीं ज़्यादा इकट्ठा इसलिए करेंगे कि 160 तो हमने इस साल कर दिया है एनफोर्समेंट। अगले साल में इसमें जो ब्रॉडनिंग लेके आएंगे जिसकी 7.2 मिलियन लोगों की हमारे पास इस वक्त प्रोफाइल है जो हमने जमा कर लिया है। तो अगर हम उसमें से मिलियन भी अगर करें तो उसमें से 75 बिलियन तो उधर से आता है। और उसके बाद ये जो हम POSs हैं 10,000 हमने किए हैं सिर्फ, और वो हम 80,000 से लाख करें अगर इस बार तो वो उसमें से 50-60 आएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इसमें से हमें निकलेंगे पैसे और फिर ट्रैक एंड ट्रेस अभी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा फंसा हुआ था उसमें लीगल में, कोर्ट में, जो कि इस अगले मंडे ट्यूसडे में हमें इजाज़त मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा बजट है कि आप 150 इधर 100 इधर प्लस माइनस होते रहेंगे शाहजेब भाई, लेकिन आई एम कमिटेड कि वी मस्ट मीट आवर बजट रेवेन्यूज़, बिकॉज इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। सब यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो खसारा 6.3% आपने रखा, जैसे मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 बजट का खसारा टारगेट से ऊपर ही रहा, हमें रहता नजर आया, ये 6.3% मीट हो जाएगा या हम दोबारा एक और 7% प्लस का एक फिस्कल डेफिसिट देख रहे हो, क्योंकि डोमेस्टिक डेट में बहुत इजाफा हुआ है, कोई 10,000 अरब रुपए का पिछले 3 सालों में। नहीं, इंशाल्लाह मीट करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको ये भी मालूम होगा कि टैक्स डेट में तो शायद कुछ इजाफा हुआ होगा, लेकिन टैक्स टू GDP जो रेशो है वो 2.5 से 3% नीचे हुई है इस साल। आई थिंक 89 पॉइंट कुछ थी और अभी 86 पॉइंट कुछ है। तो हम वी आर गोइंग ऑन दी मतलब ऑन द मेंड, नीचे जा रही है हमारी टैक्स टू GDP या अपना डेट टू GDP। सो आई थिंक वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। और इस दफ़ा ये मैं बता दूं कि ड्यूरिंग जो कोविड है, कोविड की वजह से दुनिया में 10% उनकी जो है जो अपना डेट बढ़ा है टू GDP पूरी दुनिया का, और हमारा तो 1.5 से 2% बढ़ा है सिर्फ। So I think we are doing well. बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि बेहतर कारकर्दगी होगी और उन्हें नज़र आ रहा है कि टैक्स रेवेन्यू भी करीब करीब इकट्ठा हो जाएगा, खसारा भी टारगेट के मुताबिक होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।